नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जन्म कुंडली में कब और कौन से ग्रहों के कारण बनता है शिव पार्वती योग। नाड़ी ज्योतिष में शिव पार्वती योग को एक विशेष प्रावधान दिया गया है और इसके फल भी कुछ विशेष हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शिव पार्वती योग के विषय में चर्चा करूंगा। चलिए हम समझते हैं शिव पार्वती योग को। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह और मून यानी चंद्रमा, ये दोनों ग्रह मिलकर शिव पार्वती योग का निर्माण करते हैं। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में शनि को शिव या डिस्ट्रॉयर का कारक कहा गया है, यानी कि जिसका काम है विनाश करने का। लेकिन वो विनाश किस चीज़ के लिए? वो इस चीज़ के लिए कि जिससे कि काल चक्र प्रकृति का दोबारा से निर्माण हो पाए, उसकी साइकिल में निरंतरता बनी रहे। इसलिए कई बार डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। इसलिए शनि को कर्म कारक भी कहा गया है। भाग्य का भी कई बार शनि कर्म के अनुसार धीरे धीरे रिजल्ट देता है। इसलिए शिव को हर बार कहा जाता था कि शिव भोले भंडारी को सब कुछ पता है, वो हमेशा ध्यान में वीन है, क्योंकि वो समय को बहुत सरलता से और बहुत धीरे मापते थे। ठीक नाड़ी ज्योतिष में जो आधार रखा गया है शनि का, वो शिव से इस प्रकार रखा गया है। चंद्रमा पूर्ण रूप से एक फीमेल प्लैनेट है। चंद्रमा का संबंध पार्वती से जोड़ा गया है, क्योंकि जैसे माता पार्वती को बहुत पवित्र और उसके साथ साथ बर्फ का स्थान जो कि शनि का बिल्कुल ठंडा स्थान है, और चंद्रमा का वहाँ जोड़ते हुए शिव पार्वती को यहाँ पर योग को बनाया गया है। चंद्रमा मूवमेंट का कारक है, चंद्रमा फोकस का कारक है, चंद्रमा प्यार का स्नेह का कारक है, चंद्रमा आपके बचपने का कारक है। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा को स्त्री व सभी देवियों में पार्वती को सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि उन्हीं के ही बहुत से रूप हैं। कभी उन्होंने दुर्गा बनी तो कभी काली बनी। ठीक इसी प्रकार से ये योग इसके अंदर मिलाया गया है। अब हमारा जो तर्क है या हमारा जो कंसर्न है वो है कि जन्म कुंडली के अंदर जब भी ये दो ग्रह एक साथ युति कर बैठे हैं, यानी जिसे हम कहते हैं एक साथ एक घर के अंदर बैठे हुए हैं, ट्राइनल एस्पेक्ट में हो, एक दूसरे से 1, 5, 9वें घर में बैठे हुए हों, एक दूसरे से 7वें में हो, यानी अपोजिट आमने सामने हो, और 2-12 की स्थिति। 2-12 की स्थिति में थोड़ी सी आपको समझाता हूँ। देखिए, शनि के आगे दूसरे घर में चंद्रमा है और शनि के पीछे 12वें घर में चंद्रमा है। ऐसे ही चंद्रमा के आगे शनि आ गया है और अगर शनि पीछे होता तो वो चंद्रमा से 12वां आ जाता है। यानी 2-12 का भी हमें एस्पेक्ट लेना है, जो कि नाड़ी ज्योतिष में जिसका भी विशेष महत्व है। अब हमारा सवाल है कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है। देखिए, शनि चंद्रमा को शिव पार्वती योग के कंसर्न में अगर मैं लेकर चलूं तो मेरा मानना है कि इस योग के अंदर व्यक्ति के जीवन में आने वाले संघर्ष, पीड़ाएं, दिक्कतें उसको भगवान की तरफ झुका देती हैं। यानी ऐसे लोग अपने जीवन की अनुभव से ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं और ईश्वर के प्रति खिंचते जाते हैं, उनकी भक्ति में जाते हैं। शिव पार्वती योग या सैटर्न मून योग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। आपके रिलेशनशिप, आपके खास तौर पे वो रिलेशनशिप जो पति पत्नी के हैं, जो प्रेम प्रेमिका के हैं, उन पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। और मैंने कई बार इस योग में देखा है कि ऐसे योगों में लव अफेयर्स की मैरिज होने में काफ़ी कठिनाई आती हैं और परेशानियां आती हैं। कई बार ऐसे लोग लव मैरिज भी करते हैं, क्योंकि देखिए चंद्रमा और शनि के कॉम्बिनेशन में चंद्रमा को जहाँ पार्वती से ज्वाइन किया गया तो पार्वती के पिछले जन्मों में उन्होंने सती का रूप लिया था। ठीक उसी सोल को कंटिन्यू करते हुए पार्वती बनकर उन्होंने भगवान शिव से शादी करी। तो इसलिए ये चंद्रमा और शनि को शिव पार्वती योग के माध्यम से प्रेम संबंध में ये बात कही गई है।
इसके साथ साथ आप समझते हैं कि चंद्रमा के अंदर आशाएं बहुत हैं, डिज़ायर्स बहुत हैं, फीमेल प्लैनेट है। ठीक इसी प्रकार से ऐसे लोगों के साथ समस्या क्या होती है, एक साइड तो इनके जीवन में बहुत सी डिज़ायर्स, बहुत सा मन करता है जीवन में कुछ करने का, लेकिन आगे बैठा हुआ शनि या शनि का संबंध इनके डिज़ायर्स को फुलफिलमेंट होने में प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। प्रॉब्लम क्या, वो देरी करता है, वो हर चीज़ में लेट करने लग जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ जीवन में इनकी इच्छाएं बहुत देरी से पूरी होती हैं और इच्छाओं की वजह से ये लोग परेशान भी होते हैं। इसके साथ साथ चंद्र शनि का संबंध अगर हम और कंसर्न में जाते हुए देखें तो इसका बहुत गहरा संबंध माता जी के ऊपर भी पड़ता है। यानी जिस जातक या जातिका की कुंडली में ये योग है, उनकी माता के जीवन में भी लगभग संघर्ष का माहौल, डिज़ायर्स अनफुलफिलमेंट रहना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। लेकिन शिव पार्वती योग की एक बहुत बड़ी विशेषता जो है वो ये है कि ऐसे लोग ध्यान लगाने में बहुत ही ज़्यादा निपुण होते हैं। अर्थ ये है कहने का कि यदि ये पत्रिका के अंदर अच्छी राशियों में, अच्छे भावों में इनका योग बनता है तो ऐसे लोगों में अध्यात्म के प्रति विशेष ध्यान करने की क्षमता होती है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जब स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो अपना सब कुछ त्यागने की स्थिति पर भी आ जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ में एक समस्या और होती है, वो ये होती है कि ऐसे लोग झूठ से काफ़ी सख्त नफरत करते हैं। लेकिन देखिए, ग्रहों की विडंबना, इनके जीवन में अक्सर लोग इन्हें ऐसे ही टकराते हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलकर काम करवा सकते हैं, कमिटमेंट फेलियर करके काम करवा सकते हैं, या कमिटमेंट फेलियर का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। तो शिव पार्वती योग में अब मैं बात करने वाला हूँ कि 12 भावों में जब ये योग बनेगा तो कैसे आप भगवान शिव और पार्वती की उपासना करके अपने इस योग से होने वाली समस्याओं को कम कर सकते हैं। जैसे कि ये योग अगर लगन में बनता है तो ऐसे लोगों को अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और अपने ज्ञान अनुभव को अच्छा करने के लिए भगवान शिव और पार्वती की एकजुट होकर पूजा करनी चाहिए। अकेले शिव की पूजा या अकेले पार्वती की पूजा ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए जिनकी कुंडली में एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आने का मतलब ही यही है कि आपके डेस्टिनी में अगर आप इस तरह की उपासना रखेंगे तो आपको सक्सेस खासकर प्रोफेशनली तभी ही मिलेगी। दूसरे भाव में ये बनता है तो ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर शिव पार्वती की मूर्ति या उनका फोटोग्राफ लगा के उनकी पूजा करनी चाहिए, खासतौर पर पूरी फैमिली को साथ बैठकर करनी चाहिए। तीसरे भाव के अंदर जब ये युति बने तो भाइयों को, बहनों को, जो सिबलिंग्स हैं उन लोगों को इकट्ठा होकर शिव पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। फोर्थ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे में अपनी मदर के साथ में शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को साथ साथ अपने घर पे खासकर उपासना करनी चाहिए। पंचम भाव में आपको यदि अपनी शिक्षा में अच्छा रिजल्ट चाहिए और इसके साथ साथ नेम फेम चाहिए और आपको कहीं प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है कि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो आप शिव पार्वती जी की उपासना करें तो आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। सिक्स्थ हाउस के अंदर अगर आप हेल्थ से परेशान हैं तो यहाँ पर आप शिव पार्वती का नाम लेकर ही अगर आपकी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं या कुछ मेडिसिन्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट चल रहा है तो शिव पार्वती का नाम चैंट करने के बाद ही आप मेडिसिन को कंज्यूम करें तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखेगी। और उनकी उपासना भी आप कर सकते हैं, जैसे रुद्राभिषेक या नियमित रूप से जल चढ़ाना आदि। इसके साथ में सप्तम भाव में जब ये योग बनता है तो यहाँ पर विशेषकर ध्यान रखना है कि मैरिड लाइफ के अंदर कई बार काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में दोनों पति पत्नियों को साथ में एक साथ बैठकर एकजुट होकर मंदिर जाकर या तो उपासना करनी चाहिए या घर में भगवान शिव और पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। अष्टम भाव में होने पर ऐसे लोगों को रात के समय में शिव पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए, यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद भगवान शिव और पार्वती जी की दीपक जला के घर के अंदर उपासना करें तो अच्छा लाभ मिलता है। क्योंकि जीवन में अंधेरा होता है और वहाँ पर चंद्रमा की रोशनी की ज़रूरत है, क्योंकि शनि पूर्ण अंधेरा, शिव पूर्ण अकेले बैठे हैं अंधकार में, लेकिन ये चंद्रमा जुड़ के उन्हें पार्वती के साथ में उन्हें गृहस्थी की तरफ लेके जाता है, जो कि पहले साधु सन्यासी के रूप में होते हैं शिव।
ठीक इसी तरीके से 9th हाउस में ये बनने पे तो ऐसे लोगों को तो खास तौर पर मंदिर जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर उपासना करनी चाहिए, जिससे उनके भाग्य से संबंधित कोई समस्या अगर उनको देखने को मिल रही है, मान सम्मान में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पर उनको उसका सोल्यूशन मिलेगा। 10th हाउस में ये होने पर प्रोफेशन में कई बार काफ़ी बार बदलाव करा देना, प्रोफेशन स्टेबल ना रहना, और साथ साथ बार बार बहुत से प्रोफेशंस जल्दी पकड़ना और जल्दी छोड़ना, इस तरह की समस्याएं आती हैं। लेट स्टेबिलिटी जातक के जीवन में होती है। तो यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती की उपासना बहुत महत्वपूर्ण है आपके प्रोफेशन को लेकर। इसके साथ साथ अगर 11th हाउस की मैं बात करूँ तो 11वें घर में आपके लाभ के लिए आपको कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, बड़ी तपस्याएं करनी पड़ेंगी, बहुत मुश्किल से लाभ मिलता है या पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, ऐसी समस्याएं आती हैं जब ये यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा होता है। तो यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती की उपासना करते रहें तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। 12वें घर में आपको मोक्ष भी चाहिए, इसके साथ साथ आपको अपना जीवन अच्छे से बिताना है, एटलीस्ट इस जीवन को शांति से अंत करना है जब इस जीवन का, तो आपको भगवान शिव और पार्वती की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। ग्रह अगर आगे पीछे भी हो, जैसे मैंने बताया 2-12 का संबंध हो, 1-7 का, 1-5-9 का, तब भी आपको जो है उपासना करनी चाहिए, जिससे आपको विशेष लाभ मिलता है। तो आज के लिए नाड़ी ज्योतिष में बस इतना ही, शिव पार्वती योग के बारे में। आगे मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मुझसे अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है, क्वेरी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।